Hi everyone, how are you? I hope you all are fine, you all are good. लास्ट लेक्चर में जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। मैंने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया था जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एंड ओम्स लॉ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ, उसके बारे में बताया था। और उस पर एक शॉर्ट्स भी अपलोड किया था कि आप 1 मिनट में अगर बहुत जल्दी में है कि थोड़ा थोड़ा अगर आप जल्दबाजी में देख रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं प्री बोर्ड्स के लिए, तो आप उसको देख सकते हो, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हमने अब तक वो सारा किया था। ठीक है, नाउ अब हमको क्या करना है, देखो सबसे हमारा मेन काम है कि सिर्फ चैप्टर पढ़ लेने से काम नहीं चलेगा, उसका आपको एप्लीकेशन पार्ट आना ही चाहिए। ठीक है, नाउ वी विल सी दी एप्लीकेशन पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो एप्लीकेशन पार्ट में क्या है, अगर आपने थोड़ा बहुत देखा होगा तो एप्लीकेशन पार्ट में जो है उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, एक तो रेजिस्टेंस वाले सीरीज एंड पैरेलल से, बाकी इधर जो आपको मैंने बताया था, हाँ मैंने आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस भी बताया था और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था, और वहां से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं और बच्चे अक्सर उस क्वेश्चन में फंस जाते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी कि एक आपकी बुक में टेबल दी हुई है, एक सीरीज दी है जिसमें आपको रेजिस्टिविटी बताई, इससे थोड़ा मोटा मोटी जान लो कि एलॉयज की रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू जो है बाकी कंडक्टर्स या मेटल्स। ठीक है, तो देखो एक चीज मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस का, उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, जो आर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एल, है ना, पहले ये बताया था। आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया। तो जब इसको ऐसे लिखते हैं तो R इज इक्वल टू एल बाई ए आता है। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाने के लिए हम कोई ये साइन हटाने के लिए हम कोई कांस्टेंट लगाते, दैट इज रो, और एल बाई ए, इसी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, यही होती है आपकी रेजिस्टिविटी। अब ये देखो एक चीज, देखो यहाँ से मैं आपको कॉन्सेप्ट उधर ले जाऊंगी। मैंने सबसे पहले आपको बताया था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, ये होता है, पहले इतना समझो, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर लिखोगे। ठीक है भाई, ये मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में होगा, v इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर लिखोगे। देखो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि ये जो सामने सामने है, ये इसका मतलब है कि अगर करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसी से क्वेश्चन होंगे, इसको ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो सामने सामने लिखा हो उसके बढ़ाने पर करंट इसके सामने है, वोल्टेज के ऊपर में है, ठीक है, लेकिन रेजिस्टेंस सामने नहीं, नीचे में इनवर्सली, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा जाता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान रखना। तो इसका मतलब है कि जब करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, पर जब करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। या कह सकते हैं कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तब करंट बढ़ेगी। रेजिस्टेंस का मीनिंग ही यही होता है, रेजिस्टेंस रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज को रेजिस्ट करेगा। फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो फ्लो ऑफ चार्ज को अगर वो रेजिस्ट कर रहा है तो दैट मीन्स कि हम रेजिस्टेंस की बात करें, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम, करंट की वैल्यू उतनी ज्यादा। समझ रहे हो, ये चीज तो समझ आ रही। रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो थोड़ा सा पहले समझ लो। रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस है इट रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, ये चार्ज के फ्लो को रेजिस्ट करता है। एक सेकेंड, इज इट विजिबल, यस। तो ये जो है रेजिस्ट करेगा चार्ज के फ्लो को, यानी कि जब फ्लो ऑफ चार्ज कम होगा तो करंट भी कम होगी। तो ये भी बात सही है, और यहाँ से ये रिलेशन के हिसाब से अगर आई की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी, ये फॉर श्योर है। ये रिलेशन जब भी आप देखो कोई चीज सामने सामने है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि एक वैल्यू बढ़ाने पे दूसरी बढ़ेगी, एक अगर ट्वाइस है दूसरी भी ट्वाइस होगी, एक अगर हाफ है तो दूसरी भी हाफ होगी, एक अगर फोर्थ है तो दूसरी भी फोर टाइम्स हो जाएगी, एक अगर 1/4 है तो दूसरी सामने वाली भी 1/4 होगी। लेकिन वही इस केस में क्या होता है, अगर करंट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा, या करंट अगर डबल होगा तो रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगा। ये रिलेशन होता है, इस रिलेशन को फॉलो करना होता है। देखो तो मैंने ये क्या बताया आपको कि देखो ये इसलिए बताया v इज इक्वल टू आई आर वाला, ये आपको मैंने इसलिए बताया है कि देखो यहाँ से आप कह सकते हो, देखो यहाँ पे ये वाला रिलेशन, पहले यहाँ देखो, ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको हम रो बोलते हैं, रेजिस्टिविटी नाम है और ऐसे बोलते हैं हम रो है। अगर रो की वैल्यू बढ़ेगी, यानी रेजिस्टिविटी जिस मटेरियल की ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम होगी। ये यहां से कनेक्टेड है। रेजिस्टिविटी बढ़ी
क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो यहाँ पे भी सबको सामने है और एरिया नीचे, तो इस केस में इसका कम एरिया, उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा, तो ये इसके साथ इन्वर्स, लेकिन यहाँ पे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन लगेगा। कहने का मतलब है अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, अगर रेजिस्टिविटी बढ़ेगी बेटा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। इतना रिलेशन समझ आया? देखो क्या कह रहे हैं, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ऐसे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, ये इंक्रीज, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, करंट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली, और सिमिलरली रेजिस्टिविटी घटेगी, रेजिस्टेंस भी कम होगा और कम चार्जेस को रेजिस्ट कर पाएगा, जिससे कि करंट बढ़ेगा। समझ आया? ये कॉन्सेप्ट समझना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इसी पूरे क्वेश्चंस बेस्ड है। ये कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ आएगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अभी मैं क्वेश्चन कराना शुरू करूंगी, समझ नहीं आएगा, इसको नोट कर लो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा पीछे जाके देखो मैंने क्या बताया, बहुत जरूरी है डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का समझना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 मार्क के 3 मार्क के वो आते हैं। ठीक है, इसको नोट करो। चलो ठीक है, इसको नोट किया। चलो अब मैं जो तुमसे कह रही थी वो क्वेश्चंस देखते हैं, जो आपको मैंने इतना जोर देके कॉन्सेप्ट बताया है और आप समझ नहीं पा रहे हो, वो अब करना शुरू करते हैं। देखो ये वेट, पहले तो कुछ इसको थोड़ा रफ कर ले। नोट कर लिया ना? नहीं किया है तो पीछे जाके नोट कर लेना, नहीं भी किया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत इजी चैप्टर है, अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ ले जाओ और अच्छे से इसको करो तो बहुत इजी चैप्टर है। देखो अगर मैं पहले यही बताऊं कि आपका इंटेक्स्ट क्वेश्चन है कि विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक और थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल। एक आपका थिक वायर है और एक थिन वायर है, एंड करंट के बारे में पूछ रहा है। एक आपका इतना मोटा वायर है, ठीक है, और एक थोड़ा सा पतला वायर है, ठीक है। हो सकता है गंदा ड्राइंग हो लेकिन फिर भी एक थिक वायर है, ठीक, और एक है थिन वायर। अब इसमें पूछ रहे हैं कि किसमें से करंट इजीली फ्लो करेगा। तो मैंने अभी देखो क्या बताया था, आपको बताया था रो की वैल्यू ज्यादा, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज्यादा तो करंट कम। तो अभी यहाँ रेजिस्टिविटी का तो कोई रोल नहीं है क्योंकि यहाँ हमको कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ थिक और थिन दिया है। थिक और थिन से हमको क्या पता चल रहा है, थिक और थिन से हमको ये पता चल रहा है कि इसका एरिया थोड़ा ज्यादा होगा, है ना। एरिया अगर हम बात करें, इसका एरिया भाई ये ज्यादा स्पेस कवर करेगा, ये काम करेगा। अभी तो हमको सिर्फ एरिया के बारे में पता है, हम इतना कह सकते हैं कि थिक वाला वायर उसका एरिया ज्यादा होगा, थिन वाले वायर का एरिया कम होगा, है ना। तो देखो, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी, रो एल बाय ए। अब मैंने यहाँ, अगर आप यहाँ देखोगे तो इससे ये पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस जो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया था, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था रेजिस्टेंस। जो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस है, तो यानी कि अगर एरिया की वैल्यू ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, और जब जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। यही तो मैंने बताया, ये कुछ रिलेशंस ध्यान रखो, यही मैंने बताया। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो भाई अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम तो करंट की वैल्यू ज्यादा, तो यानी कि जिस भी वायर का एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा होगा। तो यानी कि थिक वायर का जो है, इसका इसका एरिया ज्यादा है, इसका अगर एरिया ज्यादा है, यहाँ ऐसे लिख सकते हो हैज ग्रेटर एरिया, सो लेस रेजिस्टेंस एज कंपेयर टू थिन वायर, तो ग्रेटर करंट विल फ्लो। ग्रेटर करंट विल फ्लो थ्रू इट। तो कहने का मतलब मैंने आपको ये बताया है कि इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू अ थिक और थिन वायर, किस में से, एंड वाई, थ्रू थिक और थिन में से किस में से ज्यादा अच्छे से, थिक में से ज्यादा अच्छे से जाएगा, क्योंकि रिलेशन आप ऐसे लिखना, एज द थिक वायर हैज द ग्रेटर एरिया एज कंपेयर टू थिन एरिया, एंड area is inversely proportional to resistance. That's why in this thick area, in the case of thick wire, the resistance value of resistance will be less as compared to thin wire, so that the current will flow more easily
इन केस ऑफ थिक वायर एज कम्पेयर टू थिन वायर। ठीक है, इतना ये तो मैंने ये रिलेशन यही चीज मैं बता रही हूँ कि ये रिलेशंस जो हैं, जो मैंने आपको इन्वर्सली डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के रिलेशन बताए हैं थ्रू दी फॉर्मूला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट का ही, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट। रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन 2 है कि इसमें कह रहे हैं आर जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, remains constant while the potential difference across the two end of the component decreases to its former value। तो v जो है वो उसका हाफ हो जाता है। ठीक, what change will occur in the current through it? करंट में क्या चेंज होगा? तो देखो, सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर। ठीक, आर आपका कांस्टेंट है, तो मैंने क्या कहा, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है आई के। अब मैंने क्या कहा था, v की वैल्यू बढ़ेगी, आई बढ़ेगी, v दो गुना होगा, आई दो गुना होगा, v चार गुना होगा, आई चार गुना होगा। तो अगर v हाफ हो रहा है तो करंट भी हाफ हो जाएगा। इतना ही लिख देना है बस। ये सिंपल रिलेशन से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखो अगला है, वाई आर कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयरन मेड ऑफ एन एलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। अभी मैंने आपको बताया कि एलॉय और उस के केस में रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है। जब रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो उसका जो होगा वो हीट ज्यादा जनरेट करेगा, टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगी, उस केस में वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा। दैट्स वाई हम एलॉय के इलेक्ट्रिक सर्किट जो होते हैं वो एलॉय के होते हैं, ना कि मेटल्स के। क्यों? क्योंकि उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, दैट्स वाई। ठीक है, चलो ये तो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हुए कि अगर, अब देखो हमने और भी क्वेश्चंस करने हैं जो फॉर्मूला बेस्ड है। तो एक क्वेश्चन मैं इसके उससे और कराती हूँ। मैंने एक क्वेश्चन और इसमें देखा था आपके लिए, एक क्वेश्चन और करते हैं, शायद वो आपके टेक्स्ट में था। हाँ, हाँ, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके एक्सरसाइज का। आपके में अगर कोई और नंबर है या कुछ है तो देख लेना, क्योंकि मेरी बुक थोड़ी पुरानी है तो आप देख सकते हो अगर आपके में कुछ और दिया हुआ, क्योंकि अभी करंट सिलेबस में तो काफी एक दो चैप्टर हटा भी दिए गए, पर मेरी इस बुक में है, ये लिखा रहने देता है। ठीक है, इसका यूज कर सकते हैं, तो ये लिखा रहने देता है। ठीक, चलो इंटेक्स क्वेश्चन है कि अ कॉपर वायर, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरी बुक में, आपके में जो भी हो। मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, जो क्वेश्चन हो देख लो। अ कॉपर वायर हैज अ डायमीटर ऑफ 0.5 mm। डी दिया हुआ, लिख लो डी 0.5 mm। ठीक, रेजिस्टिविटी ऑफ 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी यानी क्या है, किस चीज की वैल्यू, पहले नेम और सिंबल दोनों पता। रेजिस्टिविटी क्या था, रो, रेजिस्टिविटी रो था ना, तो ये था रो इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -8 ओम मीटर। ठीक, what will be the length of the wire to make its resistance 10 ohm। R की वैल्यू दी है 10 ओम, बस इसमें निकालना क्या है, लेंथ। ठीक, चलो पहले आधा पार्ट है ये क्वेश्चन का, अभी आगे एक और पार्ट है क्वेश्चन का। ठीक है, ये भी आधा पार्ट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डायमीटर दिया है, तो डायमीटर का देखो, रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, रो एल बाय ए। ठीक है, इतना होता है। ए देखो, रेजिस्टेंस दिया है, रो दिया है, एल तो निकालना है। ए क्या, देखो वायर जो होगा उसको वो सर्कल के फॉर्म होगा, और सर्कल का एरिया क्या होता है, यहाँ पे एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि डायमीटर है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, डी बाई टू, दैट इज 0.5 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। पहले तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, mm से मीटर में जाने के लिए 10 की पावर -3। ठीक है, इतना हो गया, तो ये हो गया 22/7 इंटू 0.5 इंटू 10 की पावर -8 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। ठीक, इतना करना है, तो इसमें रख लो वैल्यू। देखो तो ये वैल्यू ये होती है, तो ये एल की जो वैल्यू जाएगी आर इंटू ए डिवाइडेड बाय रो। ठीक, आर इंटू ए डिवाइडेड रो, इतना ही तो होगा। तो एल इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस की क्या वैल्यू है, 10। ठीक, और एरिया, एरिया ये हमने लिखा 22/7 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 2, 0.5 डिवाइड बाई 2। ठीक, सॉरी 10 की पावर -3 था ये, ना कि 8। और ये देखो पावर जब मल्टीप्लाई होती है तो पावर पे जब पावर आती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक, तो ये तो इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद नीचे में कितना होगा, ये दिया है 1.6 इंटू 10 की पावर -8 रो, बस इतना ही।
ठीक है। तो देखो 2 5 जा 10 और पॉइंट हटाओ, 5 काटो और 2 11 जा ये, ठीक। तो अभी ऊपर आ रहा है L इज इक्वल टू 5 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 0.5 10 की पावर -6 और नीचे आ रहा है ये 7 नीचे आएगा 16 इंटू 7 10 की पावर -8। तो 16 इंटू 7 होता है 112 10 की पावर -8 और ये हो जाएगा 5 से 25 25 इंटू 125 12 इंटू 5 इंटू 11 इसमें 12 इंटू 5 इंटू 11 अगर आप करोगे तो कितना आएगा 5 5 25 25 ठीक है 137.5 इंटू 10 की पावर -6। देखो ये ऊपर जाएगा पावर, तो ये जो ऊपर डायरेक्टली हम भेज रहे हैं तो पावर प्लस की हो जाएगी 10 की पावर 8, तो ये 10 की पावर 2 आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो ये कुछ आएगा 1.2275 इंटू 10 की पावर 2 यानी कि 122.7 मीटर। ठीक है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, ठीक। इस तरीके से, तो इस तरीके से आपको वैल्यूज रखनी होंगी, सॉल्व करना होगा, समझ आया? देखो मैंने कहा था ये क्वेश्चन हाफ है। नेक्स्ट क्या है, हाउ मच डज द रेजिस्टेंस चेंज इफ द डायमीटर इज डबल। कितना रेजिस्टेंस चेंज आएगा अगर डायमीटर डबल हो जाए, ठीक है। तो डायमीटर अगर डबल हो जाए तो देखो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता है, रो एल बाय ए, है ना। यहाँ पर हम क्या रखते हैं, आर रखते हैं ना। तो चाहे डायमीटर कहें या कुछ भी कहें, अगर हम इसको डबल करेंगे, मान लो यहाँ पे हम रखते हैं डी बाई टू यानी कि d²/4। देखो तो ये हो जाएगा आर, बाकी सब अभी भूल जाओ, अभी ऐसे ही चलने दो कि 1/d²/4, 4 ऊपर आ जाएगा, है ना, 4 तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो अब उस केस में क्या होगा, देखो 4 ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे कह लो कि d²/4। तो ये देखो 1/4 टाइम्स रेजिस्टेंस जो होगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। रेजिस्टेंस जो हो जाएगा 1/4 टाइम, क्योंकि देखो दिख रहा है ना 1/4, क्योंकि d²/4 हो जाएगा। भाई डी बाई टू करोगे ना, सॉरी एक सेकेंड, इसको तो भूल जाओ अभी, डायमीटर, एक सेकेंड, डायमीटर को डबल कर दें तो 2 यानी कि 4 4 4 4। हम अभी केवल अगर डायमीटर ही लेके चले तो πd² भी तो कह सकते हैं, रेजिस्टेंस तो बाद में रखेंगे, तो मतलब रेडियस तो बाद में रखेंगे, और अगर ये डबल हो जाए तो पाई और 2d का स्क्वायर यानी कि 4, यानी कि हो जाएगा 1/4 πd²। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, वो हो जाएगा 1/4 टाइम्स, रेजिस्टेंस 1/4 टाइम्स हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन ये था, ठीक है, नोट कर लियो। चलो आगे बढ़ते हैं, आपके ही एक्सरसाइज के ही क्वेश्चंस कर रहे हैं और इनको ही करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके इन टेक्स्ट का, जहां से हम क्वेश्चंस कर रहे थे। हाउ मच करंट विद एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉन फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स, यानी कि V की वैल्यू दी है 220 वोल्ट, और कितनी करंट फ्लो होगी यानी कि I पूछ रहा है, और रेजिस्टेंस दिया है 1200। ठीक, पहला क्वेश्चन है। तो ये तो बहुत ही इजी है ना। क्यों? क्योंकि देखो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो V की वैल्यू 220 और ये 1200, ठीक, 0 0 काट दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इस तरीके से इसको 11 और 60 जब डिवाइड वाइड कर लोगे तो ये कुछ आंसर आ रहा है 0.18 एम्पियर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, यानी कि V है 60, व्हेन इट ड्रॉन अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, यानी I की वैल्यू है 4। ठीक, व्हाट द कह रहा है
द पोटेंशियल डिफरेंस इतना है और इतनी करंट ड्रॉ करता फॉर what current will the heater will drawn if the potential difference increase to 120। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 120 हो जाए तो करंट कितना होगा। इस केस में पहले जो कांस्टेंट वैल्यू जाकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब आप निकाल सकते हो। यहाँ से पहले रेजिस्टेंस निकालो, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो R इज इक्वल टू V अपॉन आई, यानी 60/4। ठीक, तो 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो R की वैल्यू 15 आ गई। ठीक, अब इस केस में करंट पूछ रहा है जब V 120 हो जाए तब करंट क्या होगी। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R, तो V है आपका 120 और ये है 15। 2 की टेबल सॉरी 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। ठीक है, 3 5 जा 15, 5 8 जा 40। ठीक, 8 एम्पियर की करंट फ्लो होगी। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि आपको पहले यहाँ से पता, आप ऐसे निकाल, आप ऐसे सोचोगे यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया, ना V दिया, ना I दिया, ना R दिया, फिर लेकिन इस केस से पहले R की वैल्यू निकाल लो फिर, क्योंकि रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होता है, रेजिस्टेंस तो उसी सेम सोर्स के रेजिस्टेंस तो सेम रहेगा ना, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी, तो यहाँ से पहले रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लो, फिर उसमें रख दो, सिंपल। ठीक, नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल। अब देखो यहाँ पे जो ये मैंने करवाया है ये आप खुद करोगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है, मैं नहीं करवा रही इसको। देखो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में ये क्वेश्चन मैं आपसे करवाऊंगी। ठीक है, चलो मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रही हूँ। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 meter is 26 ohm if डायमीटर दिया हुआ है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ mm, व्हाट विल बी रेजिस्टिविटी। पहले आपको पता हो रेजिस्टिविटी होती क्या है, व्हाट विल बी रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होगी वायर की, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसको करवाऊंगी, बट ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करोगे तभी कुछ समझ आएगा। आई होप ये इतना सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, उसके जो एप्लीकेशन पार्ट बताए थे, वो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। एंड प्लीज जब भी पढ़ रहे हो तो उस टाइम पे नोट मत करो, बाद में नोट कर लेना, फिर जाके नोट्स बनाओ, लेकिन बाद में नोट करो मेरे पढ़ाने के बाद में। ठीक है, आई होप ये सब समझ आया होगा। और इसमें सिर्फ इतना है, फॉर्मूला बताओ, डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता है, बाकी सारा काम आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, I hope you like the video and I hope the concept is helpful for you, and please like, share and subscribe, and don't forget to share this video with your friends who are preparing for the board exam. Best of luck for your board exams.